हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की जब हमने साइंस स्टार्ट की है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, उसका नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब हम समझेंगे रेजिस्टेंस होता है क्या बेटा। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस होता है क्या है, कैसे बनता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और कंप्लीट वीडियो देखें। अगर आप इस चैप्टर की और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कंप्लीट चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में लिंक, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से एनसीईआरटी पूरा सोल्यूशन मैंने करवाया, वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें बेटा। ओके बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, तो देखिए भी रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करें हम, वैसे बोलने में आता है प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की। आप लिख सकते हैं इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच opposes the flow of इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट को क्या करती है बेटा, फ्लो को रजिस्ट करती है, अपोज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या करेगी, करंट के फ्लो को अपोज करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो बनता कैसे है। आपको रेजिस्टेंस बनाना है या आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो या कम हो, तो ये आपके कंडक्टर के अंदर या इंसुलेटर के अंदर आता कहाँ से है, उसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए कैसे बनता है ये। अब मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों, एक मैंने कंडक्टर बनाया, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दिया। ये हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब जैसे ही यहाँ से इसको ऑन करते हैं, चलाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस वायर में से चलना स्टार्ट कर देते हैं। पर होता क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर कुछ इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी का मीनिंग है यहाँ पर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। वो पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, और आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलने के बाद क्या बन जाता है, एक न्यूट्रल बन जाता है। तो आपका इस कंडक्टर के अंदर कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाते हैं, जैसे ये रेड में मार्क बना रहा हूँ, ये इसके अंदर ऐसे न्यूट्रल बन जाते हैं। अब न्यूट्रल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर किसी का भी इफेक्ट नहीं होता, ना ये नेगेटिव से चलते हैं ना पॉजिटिव से चलते हैं, क्योंकि न्यूट्रल है। तो ये वायर के अंदर एक रुकावट बन गई। अब एक दूसरा पॉइंट और, आपका ये जो इलेक्ट्रॉन था ये उधर नहीं पहुँच पाया, यानी जितने आपने इसको एनर्जी दी थी उधर ट्रांसफ़र नहीं कर पाया। तो इसका मतलब आपके जो चार्ज का लॉस हो गया। अब चार्ज का लॉस हो गया तो करंट कम हो गया। तो ये किस वजह से हुआ, रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। तो जितनी आपके इसके अंदर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा न्यूट्रल बनेंगे, और उतने ज़्यादा न्यूट्रल बने तो उतना ज़्यादा आपका चार्ज वेस्ट हो गया, और चार्ज वेस्ट होने को हम क्या बोलते हैं कि करंट कम हो गया। तो करंट कम होना एक प्रॉपर्टी है, क्या होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इम्प्योरिटी पे। अगर आपका कंडक्टर बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है या कोई पॉजिटिव आयन प्रेजेंट नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया क्या होता है। अगर हम एक लेवल पे देखें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी होती है जो क्या करती है, आपके आयंस को, जो आपके चार्ज पार्टिकल है, जो मेजर चार्ज पार्टिकल है, उनको रोक देती है। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस आपका किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब ये बने किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर में आता है, एज इट इज पूछा जाता है बच्चों, आपको स्टेटमेंट मिलेगी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। आपको बताना है कि फैक्टर किन किन आपके जो है रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको यहाँ पर याद नहीं करवाऊंगा, समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अब मान लेते हैं पहला फैक्टर लिखते हैं हम, ये वायर है, ठीक है, और एक वायर और है मेरे पास, दो वायर मैंने बनाई है। एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, यानी कि A to B। इसमें भी क्या होता है, A to B इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो आपको साफ क्लियर दिख रहा है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है।
तो इस वायर के अंदर ज़्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन से टकरा जाएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें ना, तो इस वायर में ज़्यादा चांस है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे आयन से टकरा जाएगा, पॉजिटिव आयन से। इस वायर की लेंथ कम है, तो इसमें कम चांस है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन से टकराए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पहला फैक्टर आ गया हमारे सामने, जिसको हमने नाम दिया लेंथ, जिसको हमने क्या नाम दिया, लेंथ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जिसकी लेंथ ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा चांस होते हैं लॉस्ट होने के। तो पहला फैक्टर आ गया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इसको R से लिखेंगे रेजिस्टेंस को, और लेंथ को L से लिखेंगे। तो पहला फैक्टर आ गया। अब बनाते हैं दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ हमारी जो है ना लिमिटेशन होती है कि हम वायर को लेंथ ज़्यादा करनी पड़ती है। अब आपके घर से थर्मल पावर प्लांट तो बहुत ज़्यादा दूर होता है बच्चों, तो वायर तो लंबी बनेगी। तो इस चीज़ को हमें ओवरकम करना था। ठीक है, इस प्रॉब्लम को तो देखिए ओवरकम कैसे किया हमने। अब हमने नोट किया, अब एक एग्जाम्पल और देता हूँ। ये तो पहला फैक्टर हो गया आपका। ठीक है, दूसरा फैक्टर भी बनाते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फैक्टर बनाते हैं हम। देखिए, मान लो आपके पास इतना सा एरिया है जिसमें से आपको निकलना है, और एक इतना एरिया आपको जिसमें से आपको निकलना है। तो आप मेरे को बताइए, इस एरिया से निकलना आसान होगा या इस एरिया से निकलना आसान होगा? इस एरिया से निकलना आसान होगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जहाँ से इफेक्ट हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ से होता है, जहाँ से इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायर है बच्चों, ये क्या एक वायर है, और इसका ये जो पॉइंट होता है, ये आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ ऐसे। ये जो पॉइंट होगा ये किसका काम करता है, यहाँ पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जिसके आगे वाला पार्ट होता है, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये किसका काम करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो यहाँ से करंट एंटर करेगा और यहाँ से करंट निकलेगा, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा आपका, उतने ज़्यादा चांस होंगे कि इलेक्ट्रॉन बच के निकल जाए। समझदार हैं आप लोग। जितना एरिया मैं कम करूँगा इसको, जितना एरिया इसको कम करते जाएंगे हम। अब मान लो एक मेरे पास ये एरिया, देखिए दोनों एरिया में क्या डिफरेंस है। ये एरिया और ज़्यादा हो गया, इसमें इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया। इसमें और ज़्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन बच के निकल जाए। तो यहाँ से एरिया को ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बच के निकलने के ज़्यादा चांस होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बच के निकलेगा ना, तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो यानी कि हमारे चार्ज लॉस नहीं होगा। तो दूसरा फैक्टर हमने क्या बनाया, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर या वायर। ठीक है, इसको ए से लिखेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन बनाई, वो क्या बनी, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? तो दो इक्वेशन हम तैयार कर चुके हैं। अगर लेंथ ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एरिया ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। ठीक है, हमने दो पॉइंट देख लिए और कोई पॉइंट नहीं बचा था, तो हम आ गए। हम देखें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर क्या नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारे लिए। बड़ा अच्छा पॉइंट आपको सिखाने वाला हूँ मैं, देखिएगा। मान लेता हूँ मैंने दो वायर कंसीडर की, दोनों की वायर की लेंथ सेम है, दोनों की थिकनेस भी सेम है। ये ऐसे दोनों वायर की लेंथ भी सेम है और दोनों वायर की थिकनेस भी सेम है। तो इसको नाम रखा हमने ए, इसका नाम रखा बी। दोनों के ऊपर वोल्टेज भी सेम लगाई, दोनों के ऊपर वोल्टेज भी बच्चों क्या किया हमने, सेम लगाई, वी लगाई। दोनों की लेंथ भी सेम थी, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम था, वोल्टेज भी सेम थी। पर हमने नोट किया अभी भी करंट अनइक्वल है। तो ये क्या बात हुई भाई, अभी तो हमने पढ़ा लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर एक फैक्टर और था जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। उस फैक्टर का नाम था नेचर। उस फैक्टर का नाम क्या था, नेचर। भाई आपकी वायर किस नेचर की है, ये आयरन है, ये कॉपर है, इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके अंदर से रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा चलेगा। इसके अंदर इंप्योरिटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव आयन ज़्यादा प्रेजेंट है, तो नहीं चलेगा। तो इसका मीनिंग थर्ड फैक्टर और आ गया यहाँ पर, जिसका नाम हमने रखा नेचर। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड आपका जो आर आया वो क्या आया, एल अपॉन ए आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अच्छा एक बात सीखिए बच्चों, यहाँ से जैसे ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना, ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो आपने बहुत सारे प्रोपोर्शनल हटाए होंगे आज तक, कई बार हम लिख देते हैं कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 होगी। कई बार हम ऐसा कांस्टेंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, किसी में 1 आ जाती है कांस्टेंट की वैल्यू, किसी में 1 नहीं आती है। तो सीख लीजिए उसको, ऐसा क्यों होता है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर ना आए जिसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, मान लो अब रेजिस्टेंस हमारा लेंथ और एरिया को छोड़कर किसी और के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, तब यहाँ पर कांस्टेंट 1 आएगा। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए कि रेजिस्टेंस हमारा लेंथ और एरिया को छोड़कर नेचर पे भी डिपेंड करता है, तब हमारा यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। और यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। तो जैसे ये कांस्टेंट हटेगा यहाँ पर आएगा रेजिस्टिविटी रो एल अपॉन ए। तो ये बन गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अब देखिए भाई रो क्या होता है, यहाँ पर रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी किस चीज़ का नाम, अभी किस बीमारी का नाम आ गया है बीच में, रेजिस्टिविटी क्या होती है, अब इसको भी समझना पड़ेगा हमें। हम तो रेजिस्टेंस समझ रहे थे पर बीच में एक एंट्री और आगे, किसकी आगे, रेजिस्टिविटी की। अब रेजिस्टिविटी को समझते हैं वो क्या होती है। देखिए समझाता हूँ, बड़े प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है बेटा नेचर पे, ना किसी लेंथ पे डिपेंड करेगी ना किसी थिकनेस पे डिपेंड करेगी। अगर आपके पास कॉपर की वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर आपके पास आयरन की वायर है उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, चाहे वो कितनी लंबी वायर हो चाहे वो कितनी छोटी वायर हो, सेम रहती है। यानी कि रेजिस्टिविटी नाम की है, जैसे कॉपर की अलग है, आयरन की अलग है, सिल्वर की अलग है, निकल की अलग है, कोबाल्ट की अलग है। ये नाम की रेजिस्टिविटी एक तरह से नाम के ऊपर डिपेंड करती है। अब निकालनी कैसे जाएगी, अब मान लो आपको आयरन की रेजिस्टिविटी निकालनी है और आपको आयरन की वायर बनानी है, उसके ऊपर लिखना है कि इसकी रेजिस्टिविटी इतनी होगी, तो निकाल लेंगे कैसे बच्चों। तो आइए सिखाता हूँ, देखिए कैसे सीखेंगे इसको। सीख लीजिए फॉर्मूला कैसे, डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है फॉर्मूलों से। ये देखिए आर है, ये रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ है और ये एरिया है। अगर मैं लेंथ को और एरिया को दोनों को 1 कर दूं, अगर हम लेंथ को और एरिया को दोनों को 1 कर दूं तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगा। रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगा। तो अगर आपको किसी की भी रेजिस्टिविटी निकालनी है बच्चों, किसी की भी, कोई भी आपके पास ऐसा मटेरियल हो जिसकी आप रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हो, तो कैसे निकाल लेंगे। देखिए आपको क्या करना है, मान लो कॉपर की निकालनी है तो आपने कॉपर की वायर लेनी है और उस वायर की जो लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी। कितनी होगी, 1 मीटर होगी। जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला, ये कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी, एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर having 1 meter length and 1 meter area of cross section, area of cross section is equal to its resistance, इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। पर रेजिस्टेंस कब देखना है, जब उस वायर की लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर आपने ऐसा कोई कंडक्टर डिज़ाइन कर लिया तो उसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो किसके इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी। आपने उसके ऊपर लिख देना उसको। मान लो आपने आयरन की रेजिस्टिविटी निकालनी है तो आप क्या करें, आयरन की 1 मीटर लेंथ लें, 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन लें, उसके ऊपर वोल्टेज लगाएं, उसका रेजिस्टेंस चेक करें कितना आएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वी और आई आपको मेजरमेंट कर लेंगे वोल्ट मीटर और मीटर लगा के, तो आप उसका रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए कितना आया। वो रेजिस्टेंस उस वायर के ऊपर लिख दीजिए कि ये आयरन का रेजिस्टेंस होने वाला, रेजिस्टिविटी होने वाला आगे से ये फिक्स रहती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भाई एसआई यूनिट क्या होगी रजिस्टिविटी की। एसआई यूनिट क्या होगी रजिस्टिविटी की। रेजिस्टेंस की तो होती है ओम, रेजिस्टेंस की तो क्या होती है ओम होती है। रजिस्टिविटी क्या होगी देखिए, रेजिस्टेंस की क्या होती है ओम, लिख दिया आर की, उसके बाद इक्वल है, इक्वल डाल दिया। रो की निकालनी है, निकाल लेंगे। एल क्या होता है लेंथ है, मीटर में होती है। नीचे क्या है एरिया, एरिया किस में होता है मीटर स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर डाल दिया। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, ये मीटर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ओम मीटर इक्वल आ गया रजिस्टिविटी के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ओम मीटर किसकी यूनिट आ गई, रजिस्टिविटी की आ गई, एसआई यूनिट। ठीक है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो ये आपका जो है ना टॉपिक था कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी क्या होती है और रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क्स में एज इट इज पूछा जाता है। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर शेयर नहीं किया तो अभी तक अपने वीडियो शेयर कीजिए, दूसरे अपने दोस्तों को बताइए। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।